देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि भारत विश्वगुरु बने। हमने जिस प्रकार के रोड बनाए हैं उसके कारण हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट अभी 6% कम हुई है और आने वाले विशेष रूप से 1 साल में हम 9% पर आएंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि दिल्ली को ट्रैफिक जाम से मुक्त करने के लिए और दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए हम 1.25 लाख करोड़ के रोड बना रहे हैं। अभी तो आपने न्यूज़ रील देखी है, असली पिक्चर तो शुरू होना बाकी है। 2 साल के अंदर हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा और वो बिहार और उत्तर प्रदेश का होगा। अमेरिका से कुछ लोग मेरे पास आए थे और उन्हें नाराज़गी जताई। उन्होंने मुझे कहा, आप गलत बोलते हो। मतलब क्या हुआ? मुझे लगा कुछ गलती हो गई। उन्होंने बोला, आज का हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका से अच्छा है। 11 साल कंप्लीट हो गए हैं आप लोगों की सरकार के। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा अगर तफसील से हम लोगों को बताएं कि 11 साल में आपने तो पूरा रोड का बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया है। देश के लोग जो बोलते हैं कि दूसरी तस्वीर दिखती है भारत की, आपको क्या लगता है सर कि क्या डिफरेंट किया और क्या और होना चाहिए? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि भारत विश्वगुरु बने, विश्व की 3rd लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था बने और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने। और ये अगर उद्दिष्ट अगर हमको पूरा करना है तो हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा, तभी इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ होगी, हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ होगी, सर्विस सेक्टर में ग्रोथ होगी, रोजगार निर्माण होंगे, वेल्थ क्रिएट होगी और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की आवश्यकता है। वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हमारे देश की लॉजिस्टिक कॉस्ट 16% थी, चाइना की 8% थी, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ की 12% थी। हमारे रोड अच्छे नहीं थे, हमारे पोर्ट्स अच्छे नहीं थे, हमारे यहाँ फ्यूल में भी काफ़ी महंगा पड़ता था, ट्रैफिक जाम के कारण देरियाँ होती थी। अब हमने जिस प्रकार के रोड बनाए हैं उसके कारण हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट अभी 6% कम हुई है और आने वाले विशेष रूप से 1 साल में हम 9% पर आएंगे। और एक समझ लीजिए कि अभी तो ये सभी बड़े बड़े IIM वगैरह, कानपुर IIT सब ने जो अध्ययन किया, कोई कहता है 4% कम हुई, कोई कहता है 6% कम हुई, पर 6% कम हुई है और 2% हम 8 या 9, तो मैंने डिक्लेयर किया था कि हम 9% पे लॉजिस्टिक कॉस्ट लाएंगे। तो ये जो 6% से बचत होगी उससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हम और कॉम्पिटिटिव बनेंगे और हमारा देश विश्वगुरु बनेगा। और इसलिए हम बड़े तेज़ी से उसके तरफ जाएंगे क्योंकि वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप होगा तो हमारे देश के विकास की गति दुगनी तिगनी होगी। ये बात निश्चित रूप से प्रूवन भी है और ये होने वाला भी है। सर, आपने कई हाईवेज छोटे और स्ट्रेचेस डेवलप कर रहे हैं। आपने बोला था कि हम 3 घंटे में, 2 घंटे में देहरादून पहुंच सकते हैं। ऐसे कोई नए इन दी ऑफरिंग है जो आप नए डेवलपमेंट्स कर रहे हैं जो देश को आप बताना चाहते हैं कि हाँ, ये चीजें होने वाली हैं अभी आने वाले दिनों में? देखो, विशेष रूप से हम 25 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं और करीब 3000 किलोमीटर पोर्ट कनेक्टिविटी के हाईवे बना रहे हैं और धार्मिक पर्यटन के लिए हमने 1 लाख करोड़ से हाईवे तो बन गए और 1 लाख करोड़ के बना रहे हैं। आपको लगा बुद्ध सर्किट, ये हमने 22,000 करोड़ का पूरा किया। ये साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, सिंगापुर, हांगकांग, जापान, ये सब बौद्ध धर्मीय लोग जब आते हैं तो ये भगवान गौतम बुद्ध के जन्म स्थान पर जहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हो वहाँ सब जगह जाते हैं। तो अब सब जगह अच्छे रोड बनने से फॉरेन टूरिस्ट भी बढ़ गया है। दूसरा, 4 धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इसका ट्रैफिक 3 गुना बढ़ गया। अब लोग, स्टेट गवर्नमेंट को रोकना पड़ा क्योंकि रोड अच्छा बना। अभी हम केदारनाथ के रोपवे बना रहे हैं, तो एक प्रकार से वो भी 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। राम वनगमन मार्ग, राम जहाँ से वनवास के लिए गए थे वो हाईवे हम बना रहे हैं। 84 कोसी परिक्रमा है वो बना रहे हैं। कैलाश मानस सरोवर को पिथौरागढ़ से, उत्तराखंड से जा सकेंगे, वो रोड 85 to 90% पूरा हुआ है, वो हम बना रहे हैं। महाराष्ट्र में हमने पंढरपुर, देऊ, आळंदी को जोड़ने वाला 12,000 करोड़ का पालकी मार्ग बनाया, बेट द्वारका का बनाया। पंढरपुर, गाणगापुर, अक्कलकोट, हर जगह पर जितने धार्मिक पर्यटन के स्थल हैं जहाँ लोग जाते हैं
हमने वहाँ अच्छे रोड बनाए और ये मुझे करीब 2 लाख करोड़ की ये परियोजना हम पूरी कर रहे हैं। विशेष रूप से जो 25 ग्रीनफील्ड हाईवे बना रहे हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसमें से आपको एक छोटा सा उदाहरण बता दूं कि मनाली से आप निकलेंगे तो रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटा लगता था, 8 मिनट में आते। अटल टनल बनी, अटल टनल से बाहर आएंगे तो आप डायरेक्ट लद्दाख लेह तक हम 8 टनल बना रहे, रोड बना रहे। लद्दाख लेह से आएंगे तो कारगिल के नीचे झोजिला टनल, आशिया की सबसे बड़ी 12 किलोमीटर की टनल बना रहे, वो 75-80% काम पूरा हो गया। बाद में झेड़बोट टनल प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, वो भी पूरी हुई। वहाँ से श्रीनगर आएंगे और श्रीनगर और जम्मू के बीच में हम 36 टनल बना रहे हैं, उसमें से 23 टनल पूरी हुई है, 4-5 टनल पर काम शुरू है। और जैसे हम जम्मू आते हैं उसके पहले ही कटरा के पास कटरा दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे शुरू होता है। अमृतसर होकर दिल्ली आएंगे, दिल्ली से दिल्ली मुंबई हाईवे से निकलकर हम सूरत तक जाएंगे। और आप भी साउथ में जाना होगा उत्तर भारत को, तो मुंबई, पूना, कोल्हापुर, सोलापुर से आगे जाते थे, बेंगलोर, चेन्नई, कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम। अब वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। अब सूरत से नया ग्रीन हाईवे बना रहे हैं हम, सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल, कर्नूल से कन्याकुमारी, चेन्नई, बेंगलोर, कोचीन, त्रिवेंद्रम, हैदराबाद, सब पूरे साउथ को जाने के लिए अब मुंबई, पूना, सोलापुर, कोल्हापुर जाने की ज़रूरत नहीं। 240 किलोमीटर दिल्ली से चेन्नई अंतर कम हुआ। अगर हमको बचपन में हम सुन रहे थे कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ये सपना इसमें पूरा हो रहा है। अभी आपको दिल्ली में तो हम लोग इतने हाईवे बना रहे हैं कि दिल्ली से देहरादून अब 4-6 महीने में शुरू होगा 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 3.5-4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में, बेंगलोर से मैसूर हो गया वो जो 1 घंटे में हो गया। और यहाँ को मेरठ से दिल्ली 4.5 घंटे लगते थे, अब 50 मिनट में हुआ। अब ऐसे इस प्रकार के हम करीब और 25 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं और मुझे लगता है कि ये हाईवे पूरे हिंदुस्तान के तकदीर को बदल देंगे, नक्शे को बदल देंगे। हम पर्वतमाला परियोजना रोपवे केबल कार बना रहे हैं, 15 रोपवे 60 किलोमीटर की अब फाइनल स्टेज में है। उत्तराखंड में केदारनाथ और हेमकुंड रोपवे निर्माण कर रहे हैं। गोविंद घाट हेमकुंड साहिब रोपवे जो है वो करीब 3000 करोड़ का है। सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे हमने अवार्ड कर दिया है 5000 करोड़ का। हम 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं, 670 हमने रोड साइड एमिनिटीज़ बनाए, काफ़ी कुछ बन चुकी है। सबसे इम्पॉर्टेंट स्थिति ऐसी है कि हम इंटर मॉडल स्टेशन बना रहे हैं, तिरुपति में बना रहे हैं और कटरा में बना रहे हैं। और इतना ही नहीं तो हमने करीब 4.5 करोड़ पेड़ 3 मीटर के लगाए, 80,000 पेड़ ट्रांसप्लांट किए, बाम्बू का क्रैश बैरियर बनाया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि दिल्ली को ट्रैफिक जाम से मुक्त करने के लिए और दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए हम 1.25 लाख करोड़ के रोड बना रहे हैं। उसमें से करीब 1 लाख करोड़ के रोड आने वाले दिसंबर तक पूरे हो जाएंगे। और निश्चित अब द्वारका एक्सप्रेस हाईवे आपने देखा है, स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है, वो टनल भी शुरू हो गई है, ट्रायल भी शुरू हो गया। अब दिल्ली में कालिंदी कुंज वाला एक बड़ा रोड है जिसमें दिल्ली मथुरा एकदम शॉर्ट हो जाएगा। हम देहरादून वाले हाईवे को UR2 को जोड़ रहे हैं। UR2 से पानीपत से एयरपोर्ट 3.5 घंटे लगते हैं, आधा घंटे में जाएंगे। तो ये इतने बड़े प्रमाण पर दिल्ली में भी हम काम कर रहे हैं, जिसके नई योजनाएं भी हाथ में ले रहे हैं, जिसमें दिल्ली को भी ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी, ऐसा मुझे विश्वास है, और प्रदूषण से भी मुक्ति मिलेगी। गडकरी जी, जो आपने सारे प्रोजेक्ट्स गिनवाए, आपको क्या लगता है ये पूरा ओवरऑल पिक्चर, तस्वीर कब तक देश को सामने दिखेगी होती हुई? हालांकि अलग अलग टाइमलाइन है सबकी, लेकिन आप पूरा जैसे कंप्लीशन जिसे बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत आपने जो प्रोजेक्ट्स बताए हैं ये बिल्कुल शक्ल बदल सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। नहीं सर, आप बदल सकता नहीं, बदल गई है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी तो आपने न्यूज़ रील देखी है, असली पिक्चर तो शुरू होना बाकी है। जो पाइपलाइन में प्रोजेक्ट हो रहे हैं वो इतने तेज़ी से दौड़ रहे हैं कि निश्चित रूप से आप 2 साल के अंदर हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, और वो बिहार और उत्तर प्रदेश का होगा। यानी मैं तो थोड़ा वो लगता नहीं चीज़ें कि अमेरिका जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, कोई कई पॉलिटिशियंस हमारे बोल के
सर मुझे इसलिए झिझक नहीं होती कि अमेरिका से कुछ लोग मेरे पास आए थे और उन्हें नाराज़गी जताई। उन्होंने मुझे कहा आप गलत बोलते हो। मतलब क्या हुआ? मुझे लगा कुछ गलती हो गई। उन्होंने बोला आज का हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका से अच्छा है। आप कभी अमेरिका में आए हुए लोगों को जिन्होंने देश में अभी टूर किया होगा उनसे पूछो, वही आपको सही प्रतिक्रिया देंगे। गडकरी जी, इतने बड़े स्केल पर जब प्रोजेक्ट्स होते हैं तो लाखों करोड़ों हजारों लाखों करोड़ के, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं क्वालिटी इंडेक्स भी एक बड़ा मायना होता है इसमें? क्वालिटी के हिसाब से हम लोग क्या एक अच्छे उस पर निकल रहे हैं? देखिए हमारी कई बार हमने देखा जल्दी टूट गए कोई प्रोजेक्ट्स में, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई तो सोशल मीडिया पे काफ़ी चीज़ें उठी भी। देखिए साहब, पहली बात तो ऐसी कि हम क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अभी केरल में हुआ, हमने हमारे अधिकारी PD RO सबको सस्पेंड किया, कॉन्ट्रैक्टर को डिबार किया, 2 साल के लिए उसको टर्मिनेट किया। जो इंजीनियर थे इंडिपेंडेंट इंजीनियर, उनको भी हमने कार्रवाई की। अभी हम लोग क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और जो जहाँ क्वालिटी ख़राब होगी उन ठेकेदारों पर, अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे और कर रहे हैं। और क्वालिटी हमारी प्राथमिकता है, क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। पर अभी कभी कभी क्या होता है, क्वालिटी के कारण ने कभी बरसात के कारण, पानी के कारण, बाढ़ के कारण कोई समस्या आती है, तो फिर भी क्वालिटी के बारे में हम बहुत सजग हैं और क्वालिटी के बारे में हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूँ। सर एक बड़ा मुद्दा और है, प्रोजेक्ट्स बन जाते हैं, बड़ी बड़ी सड़कें बनी हुई हैं, लेकिन कंजेशन एक बड़ी समस्या है सारी बड़ी सिटीज़ का, सिर्फ दिल्ली का ही नहीं। अगर आप चाहे आपके मुंबई जो आपने इतना बड़ा डेवलप किया अपने टाइम पे, सब जगह हम देखते हैं कंजेशन को अब गाड़ियों पे लगाना या क्या। अब आपने एक अच्छा कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ रहा था कि फ्लाइंग बसेस का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है, उस पर भी मैं बात करना चाहूँगा। देखो पहली बात तो ऐसे कि पॉपुलेशन और ऑटोमोबाइल ग्रोथ ये मेरे हाथ में तो नहीं है। कहीं ना कहीं इसका एक बेसिक विचार कभी न कभी करना होगा। जिस प्रकार से अर्बनाइजेशन हो रहा है, लोग गाँव से शहरों की तरफ आ रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद, ये पॉपुलेशन बढ़ रही है। ये निश्चित रूप से एक चैलेंज है, आह्वान है। आने वाले समय में गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करते हुए कृषि, ग्रामीण, जल, जमीन, जंगल और जानवर आधारित अच्छी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ग्रामीण हिंदुस्तान को भी हमको स्ट्रांग बनाना होगा, ताकि कोई रोजगार के लिए शहरों में ना आए। वो भी कोशिश हमारी सरकार कर रही है और निश्चित रूप से उसके भी परिणाम मिलेंगे। सर उड़ने वाली बसें बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक इस समय बन गया। आपने बोला कि इस पर भी कुछ रिसर्च चल रही है और कुछ जगह शायद काफी फाइनल स्टेजेस पे है। तो ये हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आसान बनाना चाहते हैं। पहली बात तो ऐसे कि धौला कुआं से मानेसर तक पूरा हवा में पॉन्ड सिस्टम शुरू करके हम जोड़ना चाहते हैं, ताकि बहुत ट्रैफिक जाम है इस रोड पर। वैसे हम बंगलोर में भी एक अध्ययन कर रहे हैं। फिर विशेष रूप से उत्तराखंड में, कश्मीर में एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ को ऐसे एक डबल डेकर बस जैसी इधर से उधर जुड़ सकती है, उसका भी काम कर रहे हैं। लेटेस्ट हमने एक बहुत अच्छा फ्लैश चार्जिंग इलेक्ट्रिक बस 135 सीटर की है, पहला प्रोजेक्ट नागपुर में कर रहे हैं। टाटा और एक करके कंपनी है, दोनों के बस रोलिंग स्टॉक वो बना रहे हैं। फ्लैश चार्जिंग में जो सिस्टम है वो सीमेंस और हिटैची की है। और अभी हम लोग ये बस ऐसी है पूरे नागपुर के रिंग रोड पर जाएगी। इसमें 135 सीटर होगी, एग्जीक्यूटिव क्लास होगा, सामने टीवी होगा और बस में 120 किलोमीटर की स्पीड होगी। 40 किलोमीटर के बाद बस रुकेगी और आधा मिनट में लोग उतरेंगे, चलेंगे, उतने में आधा मिनट में बस फिर चार्ज होंगी, फिर आगे जाएगी। तो बस की कॉस्ट कम होगी क्योंकि लिथियम आयन बैटरी कम लगेगी। और इसमें बस एयर होस्टेस जैसी होती है वैसे इसमें बस होस्टेस होगी और इस बस का किराया डीजल बस के तुलना में 30% कम होगा। ये पहला अभी टेंडर निकला है, आज रिसीव होगा इतने में, और नागपुर में हम ये बस सर्विस शुरू करेंगे। उसके बाद दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से चंडीगढ़, दिल्ली से देहरादून, बेंगलोर से चेन्नई, मुंबई से नासिक, पुणे, सब प्रकार पे ये चालू करेंगे। सर आप हमेशा से प्रोपोनेंट रहे हैं कि अल्टरनेट फ्यूल्स के। आपने खुद, मैंने देखा पार्लियामेंट में भी आप वो गाड़ी लेके आते हैं हाइड्रोजन वाली। तो अभी ई व्हीकल्स का ट्रेंड चल रहा है सर, अभी देख रहे हैं कि इंडिया में बहुत ई व्हीकल्स की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। हमारे पास क्या ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी है जो अगर इसकी ओवर ग्रोथ होती है तो इसको सपोर्ट कर सके?
100% है। आप देखिए, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं। ई रिक्शा, ई ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा जो आपने देखा अभी, ई ऑटो रिक्शा देखा, ई स्कूटर देखा, ई मोटरसाइकिल देखी। अभी आप कितनी इलेक्ट्रिक कार है, आप 5-6 कार में एक इलेक्ट्रिक कार दिखती है। आप दिल्ली में जाओ, कहीं भी जाओ, इलेक्ट्रिक कार आ गई। पूरी बसेस इलेक्ट्रिक की घूम रही। अब इलेक्ट्रिक के ट्रक आ रहे हैं। इथेनॉल की फ्लेक्स इंजन की गाड़ी मेरे पास है जो 100% किसान ने तैयार की हुई इथेनॉल पे चलती है, 60% बिजली तैयार करती है। और पेट्रोल की तुलना करें तो 25 रुपये लीटर पेट्रोल का भाव होता है। मेरे पास हाइड्रोजन की गाड़ी है, उसका नाम है मिराई। मिराई मीन्स भविष्य। मिराई जापानी वर्ड है, उसका नाम भविष्य। हाइड्रोजन की गाड़ी हमारे यहाँ हुई है। तो आने वाले समय में इथेनॉल, मेथेनॉल, बायोडीजल, एलएनजी, सीएनजी, इलेक्ट्रिक, ये सब आ रहा है। हमारा 22 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट है। ये कम करना और इंपोर्ट सब्सटीट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस, यही हमारा सपना है। अभी मैं ब्रिक कॉन्फ्रेंस के लिए ब्राज़ील गया था। अभी हमारे विशेष रूप से शिपिंग में बड़े प्रमाण पर हम मेथेनॉल यूज़ करने की बात कर रहे हैं। हमारी ट्रक इलेक्ट्रिक पर आ रही है, हमारे ट्रैक्टर सीएनजी पर आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक पर आ रहे हैं। फ्लेक्स इंजन के ट्रैक्टर, जॉन डियर कंपनी, उन्होंने ब्राज़ील में फ्लेक्स इंजन पर इथेनॉल पे चलने वाला ट्रैक्टर तैयार किया। तो देश में जो बदलाव हो रहे हैं उससे प्रदूषण भी कम होगा, इंपोर्ट भी कम होगा, कृषि क्षेत्र में नया इनकम किसानों को मिलेगा। किसान केवल अन्नदाता नहीं, ऊर्जादाता बनेगा। ऊर्जादाता नहीं, ईंधन दाता बनेगा। ईंधन दाता नहीं, अब डांबर भी तैयार हो रहा है परली से, हमने 1 किलोमीटर रोड भी बनाया, डांबर दाता बन जाएगा। अब डांबर दाता नहीं, किसान हाइड्रोजन दाता बनेगा। तो गांव समृद्ध संपन्न होंगे, देश की स्थितियाँ बदलेगी और देश सुखी समृद्ध संपन्न होगा। यही हमारा जो कार्यक्रम है वो यशस्वी होते हुए दिख रहा है। सर, आपने हमारे पिछले इंटरव्यू में एक बार कहा था कि हम इलेक्ट्रिक हाईवेज बनाएंगे जहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जिंग बहुत आसान हो जाएगी। इस पर थोड़ा कुछ बता सकते हैं सर? देखिए, अभी ऐसा है कि दिल्ली से जयपुर है, जैसे मैंने कहा 40-40 किलोमीटर चार्जिंग स्टेशन होगा, बस स्टॉप पर बस खड़ी रहेगी और जाएगी। तो एक प्रकार से पहले एक कंसेप्ट था कि रेलवे जैसी इलेक्ट्रिक केबल डालो, पर अब टेक्नोलॉजी बदल गई। तो अब इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की ज़रूरत नहीं है। आगे 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर के बाद बस खड़ी होगी, चार्ज होगी, ट्रक खड़ा होगा, चार्ज होगा, आगे जाएगा। तो इलेक्ट्रिक ट्रक, इलेक्ट्रिक बसेस चलेगी। और इतना ही नहीं, तो आने वाले समय में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो इलेक्ट्रिक पर है, ये कंफर्ट्स कैसे मिले लोगों को। और इसके लिए अभी ड्रोन टैक्सी आ रही है कि हवा में उड़कर वो इधर से उधर जा रही है। अभी 2 सीटर 4 सीटर तक विकसित हुई है। आने वाले समय हाइपर लूप को हम देश में लाने की कोशिश कर रहे हैं। वर्ल्ड की बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी ऑन इलेक्ट्रिक, उनको ला रहे हैं। धीरे धीरे आपको ये सब देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये देश सुखी समृद्ध संपन्न होना चाहिए। ये देश विश्वगुरु होना चाहिए और इस देश में दुनिया में जो जो अच्छी बात है वो हमारे देश में होनी चाहिए। यही हमारा कार्यक्रम है और मोदी जी के नेतृत्व में उसको पूरा करने की हम कोशिश करेंगे। सर, अब मैं कुछ पॉलिटिकल सवालों की तरफ भी आना चाहता हूँ। अभी भारत ने पाकिस्तान के साथ एक ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया सर, आपको लगता है कि ये बहुत इफेक्टिव था और इससे भारत ने एक जवाब दिया है, बड़ा कड़ा जवाब दिया है? और दूसरा सर, आप वाटर डिपार्टमेंट हेड कर चुके हैं, तो ये जो हम लोगों ने इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द किया है, ये एक आपको लगता है एक इफेक्टिव मूव है? देखिए, हम आतंकवाद के विरोध में हैं। हमारे यहाँ निरपराध लोगों की हत्या हुई, उसकी रिएक्शन के रूप में ऑपरेशन सिंदूर हुआ। पाकिस्तान आतंकवाद को समाप्त करे। पाकिस्तान में गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, उसके बावजूद वो आतंकवाद को समर्थन करके अगर हमारे देश में घुसकर निरपराध लोगों की हत्या करेंगे तो उसका उत्तर ऑपरेशन सिंदूर से मिला है और आगे भी यही भूमिका हमारी है। जहाँ तक पानी की समस्या में, जब वाटर रिसोर्स मंत्री था तब आपको एक बात बताता हूँ कि भारत और पाकिस्तान 2 देशों की जब निर्मित हुई तो टोटल 6 नदियाँ हमारे यहाँ से निकलती हैं। 3 नदियाँ पाकिस्तान को गई और 3 नदियाँ भारत को मिली, करार हुआ है। और हमारे 3 नदियों का, हमारे अधिकार का पानी पाकिस्तान में जा रहा है। वो पानी रोककर हम पंजाब और राजस्थान तक ला सकते हैं, हरियाणा तक ला सकते हैं। तो वो एक बात है। दूसरी बात, जब हम लोग पाकिस्तान को पानी दे रहे हैं और वो हमको उसके बदले में निरपराध लोगों की हत्या कर रहे हैं, तो हमारी सरकार ने निर्णय किया कि हम पानी बंद करेंगे। तो मुझे लगता है ये आखिर
ये जो परिस्थितियाँ आतंकवाद के कारण निर्माण हुई, उसकी ये रिएक्शन है। और इसलिए हम शांति भी चाहते हैं और ये भी जानते हैं कि सामर्थ्यवान व्यक्ति ही शांति प्रस्थापित कर सकता है। हम पाकिस्तान को, वो आतंकवाद को समाप्त करेंगे। अगर वो करेगा तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये समस्या खड़ी नहीं होगी। सर, जब ऑपोजिशन सर कुछ सवाल उठाता है और बोलता है कि मोदी और आरएसएस बड़ी जल्दी सरेंडर कर देते हैं क्योंकि आरएसएस से आपका हमेशा साथ, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं, इस तरह की भाषा को या इस तरह की? देखो, अपोजिशन पार्टी के सभी सवालों के जवाब देने नहीं चाहिए। आज इस देश की जनता जानती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में, अंतर्गत और बाह्य सुरक्षा के बारे में हमारी सरकार कितनी सेंसिटिव है, किस प्रकार से काम करती है, किस प्रकार से जवाब देती है और किस प्रकार से लोगों की रक्षा करती है। हमने नक्सलवाद को लगभग ख़त्म कर दिया है और मुझे लगता है कि हमारी कानून और व्यवस्था, अंतर्गत और बाह्य सुरक्षा अच्छी स्थिति में है और यही हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। बाकी अपोजिशन पार्टी है, उनको लगता है विरोध करना तो विरोध के लिए विरोध करते हैं। सर, कुछ लोगों ने भी, जैसे राहुल गांधी ने बोला कि महाराष्ट्र चुनाव रिग हुए, इस तरह के आपने, क्योंकि महाराष्ट्र में कितना कैंपेन किया और आपने देखा कि किस तरह का माहौल। देखो, जनता ने दिए हुए मैंडेट को नकारना ये तो ठीक बात नहीं है। अब आप हारते तो आपने बाकी बातों पे कहना उचित तो नहीं होगा। सर, अभी रिसेंटली एक अर्बन इशू सामने आई बड़ी, कि हमने देखा कि सर अभी एक टीम जीतती है आईपीएल में, उसके बाद भगदड़ मचती है और लोग कुछ मर जाते हैं। आपको लगता है कि एक बेटर प्लानिंग होनी चाहिए थी, सरकार की भी इसमें जिम्मेदारी कुछ बनती है? देखिए, अभी तो मैं इसके बारे में कुछ कमेंट्स नहीं करूँगा क्योंकि जो घटना हुई है वो कर्नाटक में हुई है और कानून और व्यवस्था और राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। इसकी इंक्वायरी हो रही है। इंक्वायरी के बाद जो लैप्सेस आएंगे उसके ऊपर कर्नाटक सरकार उचित निर्णय करेगी। पर इस प्रकार की जो भगदड़ मच जाती है, उसका जो घटनाएं होती है, इसके बारे में हर जगह पर सोचकर जो प्रिवेंटिव मेजर्स के रूप में क्या करना चाहिए, ये हमारी सरकार सोचती भी है, योजना भी बनाती है और काम भी करती है।